दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास कुमार क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 यानी कि क्लास 8 का जो साइंस चल रहा है चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर नेम इज़ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसी का हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसमें जो एक्सरसाइज करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था, उसमें MCQ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 1 ये कर चुके थे। और आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसमें आज हम करने वाले हैं टाइप 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप 2। तो देखिए यहाँ पे क्लास 8 साइंस चैप्टर नेम क्रॉप प्रोडक्शन है और इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप 2 यानी कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है टाइप 2 करने वाले हैं। इसमें आपको क्वेश्चन का जवाब लगभग 30 वर्ड्स में देना है, इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी कि आपको खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बीच का डिफरेंस आपको बताना है और दो एग्जांपल भी देना है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप्स वैसा क्रॉप्स होता है जो साउथ वेस्ट मानसून जब बारिश होती है, जो हम लोग बारिश का मौसम बोलते हैं, उसके शुरुआत में उसकी बुआई की जाती है और जैसे ही मानसून खत्म होता है उसके बाद हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत कब होती है, तो आपको पता है कि ये जून और जुलाई के समय में शुरुआत होती है, ठीक है। और इस मानसून का अंत कब होता है, तो सितंबर अक्टूबर महीने तक मानसून का एंड हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे पैडी, सब लोग जानते हैं धान की खेती इसी मौसम में की जाती है। इसके साथ में मेज है यानी कि मक्का हो गया। इसके साथ में हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ में आप कॉटन को भी कर सकते हैं, कॉटन भी एक क्रॉप है। और इसके अलावा फिर सोयाबीन की खेती भी इसी समय में की जाती है। तो इसी में से कोई दो आपको लिख लेना है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द क्रॉप्स दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज जून जुलाई के समय में, एंड हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून इन सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इसको हम लोग खरीफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल में पैडी हो गया, मेज है, सोयाबीन है और कॉटन है। अब बात करते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स का। तो रबी क्रॉप्स क्या है, तो ठंड के मौसम का ये फसल है, यानी कि जब ठंड की शुरुआत होती है, विंटर सीजन की शुरुआत होती है, तो वहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, बुआई करते हैं, ठीक है। तो ठंड की शुरुआत कब होगी, तो आप जानते हैं अक्टूबर, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ रबी क्रॉप्स अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में, तो इसके बाद तुरंत अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। और अक्टूबर नवंबर में बुआई करेंगे और इसके बाद वहाँ पे इसकी कटाई कब करते हैं, इसकी कटाई मार्च अप्रैल के समय में कर ली जाती है। तो यहाँ पे विंटर के समय में जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जिस फसल को आप बोते हैं और विंटर जैसे खत्म होता है उस समय आप इसको काट लेते हैं, तो ये कहलाता है रबी क्रॉप्स। इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहला मेन क्रॉप्स है वीट है, ठीक। तो वीट के बाद मस्टर्ड भी इसमें आता है, मस्टर्ड भी हम लोग उगाते हैं। बार्ली हो गया, बार्ली को भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम है, तो ग्राम यानी कि चना, चना को भी इसमें उगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। द क्रॉप्स दैट आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, यानी विंटर सीजन के शुरुआत में इसको हम लोग शो करते हैं, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में। एंड आर हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल मंथ, यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ में इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, ठीक। लिनसीड का मतलब अलसी, जिससे हम लोग ये क्या है, एक ऑयल सीड है, ठीक है। जैसे मस्टर्ड है वैसे ही लिनसीड भी है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसका ग्रो कराते हैं विंटर के समय में, इसलिए इसका नाम हो गया रबी क्रॉप्स। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए क्या है। लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि आज के समय में क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, अगर थोड़ा थोड़ा क्रॉप सब लोग उगाएगा तो वो अपने लिए ही कर पाएगा, यानी कि फार्मर्स सिर्फ अपने फीड करने के लिए ही क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो होल पॉपुलेशन है, कंट्री का होल पॉपुलेशन, सबको फीड कैसे कराया जाएगा। इसलिए साइंटिफिक और सिस्टमेटिकली बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है और उसको इस्तेमाल करने के बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टेप्स क्या है, ये आपको बताना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में।
तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन आर, तो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। यानी कि सॉइल को तैयार करना है, उसको लूज करना है, उसको टिल्ट करना है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद फिर सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, कैसा सीड, गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए और फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज होना चाहिए। सीड सिलेक्शन और सोइंग, उसकी बुआई करना है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग हो गया दूसरा। तीसरा भी फिर उसको मैन्योरिंग करते हैं, ये मैन्योरिंग हो गया। इसके बाद इरिगेशन करेंगे, फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ स्टेप क्या है, वीडिंग है। सिक्स्थ स्टेप देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स हो गया। और सेवेंथ स्टेप है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिक्स्थ स्टेप देखिए क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो डिजीज है, उससे प्रोटेक्शन करना होता है। इसके बाद जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसके हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको थ्रेसिंग करेंगे और इसके बाद उसको विनोइंग करेंगे। विनोइंग का मतलब होता है जो आपका फूड ग्रेन्स है उसको चाफ से अलग करना। एक और स्टेप है, जहाँ जगह नहीं था इसीलिए मैं नहीं लिखा, एक और स्टेप यहाँ पे एट्थ स्टेप क्या है, देखिए एट्थ स्टेप आपका हो गया स्टोरेज। ये स्टोरेज भी आपका स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में ही आता है। तो एट्थ स्टेप आपका हो जाएगा स्टोरेज, क्योंकि फूड को स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा फूड ग्रेन्स आता है वो सिर्फ वन टाइम आता है, ठीक है। यानी कि 1 ईयर में वन टाइम, किसी भी पार्टिकुलर फूड का जो यील्ड होता है वो हमें वन टाइम ही प्राप्त होता है, लेकिन उसका उपयोग जो होता है वो होल ईयर में करना होता है। तब तक के लिए कम से कम उस समय तक उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो नेक्स्ट क्रॉप ना आ जाए, इसलिए उसको स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पे स्टोरेज भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, why is it important to plant, why is it important to plant seeds at the correct distances from each other, correct distances from each other। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिएगा क्या यहाँ लिखा हुआ है, जो सीड है यानी कि प्लांट का जो सीड है उसको हम लोग प्लांट करते हैं, मतलब कि मिट्टी में लगाते हैं, उसको सो करते हैं, उसकी बुआई करते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सीड का जो बुआई होना चाहिए वो करेक्ट डिस्टेंस में होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, अगर सीड बहुत नजदीक नजदीक हो गया, ठीक है, सीड को वेरी क्लोज टू ईच अदर आप शो करते हैं, तो सारे सीड को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, प्रॉपर अमाउंट में एयर, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा, तो वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं कर पाएगा। ये पहली बात होगी। अगर सपोज मान लेते हैं कि सीड को हम लोग दूर दूर यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, एक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे हम इसको शो करते हैं, तो सबको सारे न्यूट्रिएंट्स तो पूरे प्रॉपर अमाउंट में मिलेंगे, लेकिन दैट विल बी वेस्टेज ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए सीड का जो सोइंग होना चाहिए बिल्कुल एक करेक्ट और प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इट इज important to plant
seeds at the correct distances because, तो मैंने दो रीजन बताया, तो पहला लिख देते हैं यहां पे क्या है कि इफ दे आर प्लांटेड very close to each other, they will not get enough water, sunlight, air and nutrients from the soil. ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड देखिए, अगर बहुत ही ज्यादा दूर दूर कर देंगे, यानी कि इफ the seeds are planted far from each other, there will be wastage of landfills. लैंडफिल्स का क्या हो जाएगा? वेस्टेज हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है, इसको बिल्कुल समझना है और समझ करके ही माइंड में रखना है, इसको कुछ भी आपको रटना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डू फार्मर्स नॉर्मली यूज, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो नॉर्मली यूज करते हैं क्या चीज का? ए मिक्सचर ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड, यानी कि व्हाई डू farmers why do farmers use a mixture of manures and fertilizers, manures and fertilizers normally in their fields? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन को समझते हैं, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ये बोल रहे हैं कि जो फार्मर्स लोग होते हैं ना, ये फार्मर्स लोग मिक्सचर बनाते हैं किसका? मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर्स का। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का मिक्सचर बना करके वो नॉर्मली अपने फील्ड में इसका यूज करते हैं। क्यों केवल मैन्योर्स और केवल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो मैन्योर्स क्या है? तो ये ऑर्गेनिक यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग कंपोस्ट से बनता है, और ये फर्टिलाइजर्स होगा जो केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि ये केमिकल सब्सटेंस से फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। अब जब बात करते हैं मैन्योर्स का, तो ये जो मैन्योर्स हैं ये रिच होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, लेकिन यही मैन्योर लैक होते हैं केमिकल न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, बट लैक इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अगर किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैन्योर्स तो उसको मिल जाएगा पूरी तरह से, मैन्योर्स में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएगा, लेकिन केमिकल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को नहीं मिल पाएगा। और अगर सिर्फ फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर में क्या होगा? तो उसको केमिकल न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएगा, लेकिन उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। इस कारण से जो फार्मर्स लोग होते हैं दोनों का मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्लांट्स को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसको केमिकल न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। तो चलिए लिखते हैं, मैन्योर्स आर
rich in organic nutrients but lack in chemical nutrients. Other hand, fertilizers are rich in chemical nutrients like potassium, nitrogen, phosphorus, but lack in organic nutrients. So farmers use normally a mixture of manures and fertilizers so that plants can get both type of nutrients, both types of nutrients from the soil. तो चलिए ये इसका जवाब हो गया, ये कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट मेथड ऑफ इरिगेशन विल यू यूज? व्हाट मेथड ऑफ irrigation will you use if you live in a dry area with shortage of water? Explain the method. ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, यू लीव इन ए ड्राई, यानी बिल्कुल आपका एरिया ड्राई है और वहां पे शॉर्टेज ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर की कमी है, तो आप इरिगेशन के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे और उस मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर जहाँ पे होता है वहाँ पे वाटर की कमी है, उस वाटर को हमें बचाना है, सेव करना है, तो इरिगेशन की हम लोग ड्रिप मेथड यानी कि ड्रिप इरिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें
जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का रूट है, बिल्कुल डायरेक्टली प्लांट्स के रूट के पास ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप। भले ही ये मेथड एक्सपेंसिव है, यानी कि ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये वेरी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी ये उस जगह के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। तो चलिए लिखते हैं, इन ए ड्राई एरिया विथ shortage of water, drip irrigation method is used, drip irrigation method is used for irrigating प्लांट्स। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। एक और इसमें है कि एक्सप्लेन द मेथड। तो चलिए, इन दिस मेथड water is supplied directly to the roots of plants. Water is supplied directly to the roots of plants with the help of a network of पाइप्स। ठीक है, पाइप के नेटवर्क में ढेर सारा पाइप का जाल बिछा होता है और उसी पाइप के मदद से हम लोग डायरेक्टली रूट्स के पास में हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं। इट डज नॉट वेट द होल लैंड, यानी कि पूरे लैंड को भिगाता नहीं है, पूरे लैंड पे पानी स्प्रेड नहीं करता है, एंड सेव वाटर, और वाटर को बचाता है। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज वाटर लॉजिंग, यानी वाटर लॉजिंग से आप क्या समझते हैं। वाटर लॉजिंग बिल्कुल ही आसान चीज है। वाटर लॉजिंग का मतलब होता है कि वाटर जो है वो बिल्कुल लैंड के ऊपर में जमा है, ठीक है, यानी कि लैंड के ऊपर में बिल्कुल स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है, उसको वाटर लॉजिंग बोलते हैं। हाउ डज इट हार्म द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो क्रॉप्स का रूट्स कहाँ पे रहता है, तो सबको पता है कि क्रॉप्स का रूट्स सॉइल के अंदर रहता है, और रूट्स को ब्रीथ करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से मिलता है, तो वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है जो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर में होता है, ठीक है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के ऑक्सीजन का इस्तेमाल सॉइल का प्लांट्स का रूट्स करता है। लेकिन अगर पानी पूरा भरा रहेगा, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यानी कि एयर वहां पे नहीं है, सारे एयर एस्केप आउट हो गए हैं, निकल गए हैं, तो द प्लांट्स रूट डज नॉट रेस्पायर, यानी कि दे आर नॉट एबल टू टेक ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन तो है नहीं, सिर्फ वाटर ही वाटर है। इस प्रकार से प्लांट क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और डाई हो जाते हैं। इसके बाद और क्वेश्चन इसमें है कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि आप उतना ही लैंड में वाटर सप्लाई कीजिए जितना उसकी जरूरत है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया कि हम लोग क्या, ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ड्रेनेज चैनल भी लैंड में होना चाहिए, ताकि जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ड्रेन होकर के बाहर निकल सके। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम इसको वाटर लॉजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट इज वाटर लॉजिंग। ये हो गया व्हाट इज वाटर लॉजिंग, LOWING,
GING, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इसी में 3 क्वेश्चन है। हाउ डज इट हार्म द क्रॉप्स, हाउ डज इट हार्म द क्रॉप्स, ये हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन क्या है आप देखिएगा, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। चलिए 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। मैंने तो इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए इसका जवाब क्या है, आप यहाँ ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिचुएशन ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन की वैसी स्थिति इन विच इरिगेटिंग वाटर बिकम्स स्टैग्नेंट इन द फील्ड, जिससे जो इरिगेटिंग वाटर है जिसको सप्लाई किया गया है फॉर द इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, वो स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी कि पानी फील्ड के में जमा हो जाता है, इज कॉल्ड एज वाटर लॉजिंग। इसी सिचुएशन को वाटर लॉजिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इट हैपेंस व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड। ये कब होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को सप्लाई किया जाता है फील्ड में, बहुत ज्यादा, मतलब कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा। अब देखिए ये इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वाटर लॉजिंग। अगला है हाउ डज इट हार्म द क्रॉप्स, क्रॉप्स को कैसे हार्म करता है। तो देखिएगा, इट रिप्लेसेस द एयर ट्रैप्ड इन सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर है उसको हटा देता है, रिप्लेस कर देता है बाय वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर के द्वारा इसको हटा दिया जाता है, एयर जो ट्रैप है। द रूट कैन नॉट ब्रेथ, यानी कि जो रूट है वो सांस नहीं ले पाता क्योंकि एयर तो है नहीं, तो कहाँ से ब्रेथ कर पाएगा। एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो, तो प्लांट ग्रो नहीं करता है। ऑल्सो द सॉइल बिकम्स सॉल्टी, और एक्सेस वाटर सप्लाई करने जो सॉइल है वो सॉल्टी हो जाता है। और सॉल्टी का मतलब क्या हो गया कि उसमें साल्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया, जितना पीएच वैल्यू क्रॉप्स के लिए चाहिए उतना नहीं है, उससे कम हो गया, उससे ज्यादा हो गया है। तो विच अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, जिससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उस पर भी असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, इसको रोक कैसे सकते हैं। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको रोका जा सकता है। फर्स्ट देखिए कैसे रोक सकते हैं, सप्लाइंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का प्रॉपर अमाउंट, यानी कि वो उतना ही वाटर देंगे जिसको उसको उतना चाहिए था टू द फील्ड। सेकेंड क्या है, बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम इन इरिगेटेड फील्ड, अगर एक्सेस वाटर सप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस 2 मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन विच पॉइजनस केमिकल्स आर नॉट यूज्ड। Poisonous chemicals are not used. ये यानी कि वीडिंग क्या होता है, वीड पहले समझिए क्या है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं, उसको हम लोग वीड बोलते हैं। तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। क्यों हटाना जरूरी है, क्योंकि जो मेन क्रॉप का प्लांट है, मेन क्रॉप के प्लांट के साथ जो अनवांटेड क्रॉप का अनवांटेड प्लांट्स हैं वो कम्पीट करते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं, क्योंकि वो भी प्लांट है, उसको भी तो ग्रो करना है। और दूसरा ये भी कारण है कि मेन क्रॉप के जो प्लांट है उससे ये ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं,
इसलिए जो मेन प्लांट है या मेन क्रॉप है उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, इसलिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि रिमूविंग ऑफ वीड फ्रॉम प्लांट फ्रॉम फील्ड इज नोन एज वीडिंग। तो वीडिंग का एक मेथड है कि आप केमिकल का स्प्रिंकलिंग करिए, यानी कि केमिकल को छिड़काव कीजिए, जिससे वीड खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा मेथड है नेचुरल मेथड, यानी कि नेचुरल मेथड का मतलब आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग यानी कि चुन चुन करके वीड को हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बाय यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ या पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स दैट अटैक द पार्टिकुलर वीड। ठीक है, यानी कि वैसा हम लोग इंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें वो जो इंसेक्ट है वो क्रॉप के प्लांट को कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वीड के प्लांट है उसी को खाता है, यानी कि वीड के प्लांट को खा करके खत्म कर देगा, जिससे वीडिंग अपने आप हो जाएगा। तो दो मेथड का यहाँ पे डिस्कस करना है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना होता हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 methods of weeding in which poisonous chemicals are not used are first by hand, पहला है हैंड से। ठीक है, तो हम लोग हैंड के मदद से, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट है इरिगेटिंग इम्प्लीमेंट, यानी कि इरिगेशन के लिए जो होता है इम्प्लीमेंट्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैरो बोलते हैं उसको, हैरो से आप यहाँ पे उसका वीडिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग हैरो। और बाय हैंड weeds can be uprooted। ये पहला हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड है by using certain type of insects which attack the particular weed. These insects do not harm the main crop plant। यानी मेन क्रॉप प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकुलर वीड है, यानी कि जो मेन क्रॉप प्लांट के साथ में वीड ग्रो कर गया है उसी को अटैक करता है, उसी को वो खाता है, उसी को कंज्यूम करता है। इससे वीडिंग नेचुरली मेथड से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स, विच ऑफ दीज आर पेस्टिसाइड्स। यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंसेक्टिसाइड्स एक हो गया, दूसरा रोडेंटिसाइड्स है, और एक है वो है फंगिसाइड्स। इसमें एक और क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर पेस्टिसाइड्स। ध्यान से समझिएगा ना, विच ऑफ दीज आर पेस्टिसाइड, यानी कि आपको इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड और फंगिसाइड में डिफरेंस बताना है। इसके बाद बोलना है कि तीन यहाँ पे है, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड, सेकेंड रोडेंटिसाइड, थर्ड फंगिसाइड में कौन पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड ये तीनों है। ठीक है,
पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब ऐसा कोई भी इंसेक्ट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी रोडेंट्स जो प्लांट को, मेन क्रॉप प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं। तो पेस्ट में तीनों है, इंसेक्ट भी आता है, रोडेंट्स भी आते हैं और फंगी भी आते हैं। तो ये तीनों को हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल इंसेक्ट को मारने के लिए, जस्ट लाइक लोकस्ट हो गया, ग्रास हॉपर, इसका इस्तेमाल होता है उसको खत्म करने के लिए। इसके बाद रोडेंटिसाइड्स यानी कि जो रोडेंट्स को मारने के लिए, जैसे रैट्स हो गया, इसके अलावा स्क्वेरल्स हो गए, उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फंगिसाइड्स है फंगस को, यानी कि जो फंगस जो प्लांट्स में बीमारी फैलाता है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स, the chemicals which are used to prevent the growth of insects like locusts, grasshoppers, etc. are called insecticides. दूसरा है रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स भी केमिकल से ही हैं। which are used to kill rodents like rats, squirrels, etc. are called rodenticides. ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स भी केमिकल से ही हैं या मेडिसिन भी बोल सकते हैं। which are sprayed over crops to destroy fungi causing crop diseases are called fungicides. चलिए, ये तो डिफरेंस हो गया, मैंने तीनों का डिफिनेशन दिया, डिफरेंस हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन और भी तो है, which of these are pesticides, इसमें कौन पेस्टिसाइड है? तो तीनों का तीनों क्या है? पेस्टिसाइड्स है। तो ऊपर लिख दीजिए all the three मतलब कौन कौन? फर्स्ट था इंसेक्टिसाइड्स, दूसरा हो गया रोडेंटिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स are called pesticides. यानी सब के सब पेस्टिसाइड्स ही हैं। तो ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिस्कस विथ एन एग्जांपल हाउ हाइब्रिडाइजेशन is used for developing new varieties of crops. New varieties of crops with desired characteristics. With desired कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल हम लोग एक न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि नया जिसमें प्रॉपर्टी हो, नया गुण हो, उसको डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो हमको चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निकल बोल सकते हैं, इरिगेशन में टेक्निकल एक टेक्निक है, बोल सकते हैं इरिगेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया कमाल का टेक्निक है, जिससे हम लोग एक बिल्कुल नया वैरायटी का क्रॉप डेवलप कर सकते हैं। कैसे? बाय क्रॉस ब्रीडिंग, यानी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, यानी कि दो प्लांट चूज करते हैं जिसका वैरायटी बिल्कुल अलग अलग हो, ये दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। जो तीसरा प्लांट होता है उसका जो सीड होता है वो बिल्कुल ही उसमें एक नया वैरायटी यानी नया गुण होता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देते हैं। An agricultural technique in which a new variety of crops are developed by cross breeding of two different crops with different properties. is called, लिख सकते हैं, is called hybridization। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही समझाना है। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक यहाँ पे क्रॉप है, ये क्रॉप फर्स्ट है। अब ये इसका क्या प्रॉपर्टी है? हाई यील्डिंग, यानी ये बहुत ही ज्यादा पैदावार, यानी कि बहुत ज्यादा फसल देता है। दूसरा क्या है? दूसरा भी एक क्रॉप है, क्रॉप सेकेंड है, और इसका प्रॉपर्टी क्या है? डिजीज रेसिस्टेंट है ये।
डिजीज रेसिस्टेंट, बीमारी से लड़ने की क्षमता। अब ये दोनों का हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, ये दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग। जब क्रॉस ब्रीडिंग कराइएगा तो एक तीसरा प्लांट आ जाएगा, यानी कि न्यू प्लांट आएगा, और इस न्यू प्लांट का प्रॉपर्टी क्या होगा, दोनों का होगा, यानी कि हाई यील्डिंग भी होगा और डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा, यानी कि हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट, दोनों प्रॉपर्टी इसके पास होगा। तो इस प्रकार से एक न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट का क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इफ टू डिफरेंट प्लांट्स विथ different characteristics that is high yielding and disease resistant, ये हो गया, are cross breeded a new variety of plant is developed which has both properties, जिसके पास में दोनों प्रॉपर्टीज होगा। तो इस प्रकार आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये 9 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो टाइप 2 का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या यहाँ पे है, डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन में डिफरेंस करना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप समझिए नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। कि नाइट्रिफिकेशन जब अमोनिया बनता है, यानी कि कोई भी प्लांट्स या कोई भी एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनका डेड बॉडी डिकम्पोज होता है, या प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, वेस्ट में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसको डिकम्पोजर के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा बिल्कुल उसको सिंपल सब्सटेंस यानी अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अमोनिफिकेशन को फिर से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, फिर नाइट्रेट बन गया, वापस सॉइल में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होता है, वो क्या करेगा, वापस नाइट्रेट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके हवा में छोड़ देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन। किसी चीज को लिखना है
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन, इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ conversion of ammonia, the process of conversion of ammonia into nitrates by nitrifying bacteria is called nitrification। अब ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स nitrates to plants for protein synthesis। चलिए दूसरा देखते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा ये किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ conversion of nitrates into free nitrogen gas कौन काम करता है? बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया is called as denitrification। चलिए डीनाइट्रिफिकेशन भी हो गया। अब यहाँ पे समझिए, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया तो ये क्या करता है? ये नाइट्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? तो फ्री नाइट्रोजन गैस में। ये नाइट्रोजन गैस कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। ये क्यों जरूरी है? तो ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी, मेंटेन करके रखता है। इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन गैस to maintain the level of nitrogen in the atmosphere। चलिए यहाँ तक आज के लिए इतना ही। ये आपका टाइप 2 खत्म होता है। टाइप 2 के बाद हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।